दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक भट्ठा मालिक होते हैं, जिन चौधरी साहब होते हैं। उनके चार चार भट्ठे चल रहे होते हैं। उन भट्टों पर लगभग 200 के करीब मजदूर काम करते हैं, ईंट पाथने वाले काम करते हैं। अधिकतर जितने भी मजदूर थे दोस्तों, वो रांची जिले से आए हुए थे। उन सभी मजदूरों में एक लड़की जो नौजवान थी, 21 साल की उम्र थी उसकी। जब वो जहाँ पे भी खड़ी होती थी, सबसे अलग दिखती थी, सबसे भिन्न दिखती थी। और जितने ही वो अलग दिखते थे, जितने सुंदर दिखती थी दोस्तों, उतनी भी मेहनती थी वो। मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटती थी। तभी जो भट्ठा मालिक होते हैं, उनका बेटा वहाँ पर आता है और जैसे उस लड़की को देखता है दोस्तों, एकदम देखकर हैरान हो जाता है। देखते ही उसको दिल अपना दे बैठता है, उसको पसंद कर लेता है। लेकिन दोस्तों, जब ये बात उस लड़की के माता पिता को चलती है, तो उनकी टेंशन बढ़ जाती है। उनका जो टेंशन करने का जो नज़रिया था, वो ये इसलिए था क्योंकि ये तो भट्ठा मालिक का लड़का है, इसको तो कुछ होगा नहीं। जो भी होगा मुझे ही होगा, हम लोग को होगा, हमारे परिवार को होगा। गलती हम लोग की आएगी, इसमें इनका क्या जाता है। दोस्तों, इस टेंशन में वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जिस बात का उनको डर था, जब भट्ठा मालिक को ये बात पता चलती है, तो वही होता है जिसका डर लड़की के माता पिता को होता है। तो क्या होता है दोस्तों, आइए इस कहानी में जानते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है छोटी सी आपसे। वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ हम आपको सुनाते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, चौधरी साहब के पास चार चार भट्ठे होते हैं। लगभग 400-500 बीघा खेत होता है। काफ़ी उनका संपत्ति होता है और इलाके में उनका काफ़ी नाम होता है, शोहरत होता है, काफ़ी मान सम्मान होता है उनका इलाके में। और उनके परिवार में 4 लोग होते हैं। एक खुद चौधरी साहब, उनके एक बेटा, एक बेटी। बेटी लखनऊ में रह करके MBBS की पढ़ाई कर रही थी। बेटा जो है बीटेक करके एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। पत्नी जो थी वो हाउस वाइफ थी। दोस्तों, जो चौधरी साहब होते हैं, उनका नाम राजकिशोर होता है। राजकिशोर जो होते हैं दोस्तों, वो अपने बेटों को कहते हैं कि काम करो, नौकरी में क्या रखा है, अपने पास इतना सब कुछ है, आके अपना बिजनेस संभालो, धंधा संभालो। लड़का जो होता है, उसका नाम हर्षवर्धन होता है। वो भी अपने पिताजी का बात मानता है और वो अपने घर पे वापस आ जाता है और एक भट्ठे पे वो जाना स्टार्ट कर देता है। दोस्तों, एक दिन वो लगभग 10 से 11 का वक्त हो रहा था। जैसे वो पहुंचता है, देखता है एक लड़की लगभग 21-22 साल की है और वो मिट्टी जो है वो अपने पैरों से सान रही है और पसीने से जो है वो तरबतर है। पसीना उसके शरीर में पूरी तरह से उसके कपड़ों को भिगो चुका है और पसीने की वजह से जो उसका चेहरा है वो एकदम चमक रहा है। लेकिन जो लड़की थी वो बहुत मेहनती है, और जितना मेहनती वो लड़की है दोस्तों, उतनी ही खूबसूरत है वो लड़की। जैसे वो देखता है, वो एकदम हैरान रह जाता है कि इतनी मेहनत करने वाली लड़की, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की, आखिर आई कहाँ से है। वो खड़ा होकर देख ही रहा था। तभी जो लड़की होती है, जिसका नाम रेखा होता है, उसकी नज़र हर्षवर्धन पे पड़ जाती है। तुरंत वो मट्टी से निकलती है और अपना दुपट्टा उठा करके अपने सीने पर रख लेती है, फिर अपने काम में लग जाती है। हर्षवर्धन थोड़ी देर देखने के बाद वो अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है। फिर दूसरे दिन आता है, फिर देखता है कि वो लड़की वही काम कर रही थी, मिट्टी सान रही थी, ईंट बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर रही थी। वही प्रक्रिया, पसीने से तरबतर जो चेहरा था एकदम चमक रहा था पसीने से। फिर वो खड़ा होकर देख रहा था। तभी जो रेखा थी, उसकी नज़र फिर हर्षवर्धन के ऊपर पड़ती है और वो फिर अपना दुपट्टा उठाकर अपने सीने पर रखती है। इस बार जो हर्षवर्धन था, वो उस लड़की के पास जाता है और जाते ही हाय हेलो करता है। तभी जो लड़की के माता पिता होते हैं, वो भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो उनको नमस्ते करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भली बात कि ये मालिक का इकलौता बेटा है, अभी अभी नया बाहर से पढ़ाई करके आया है। उसके बाद दोस्तों, जो हर्षवर्धन है, वो रेखा के माँ बाप से रेखा की तारीफ करता है कि आपकी लड़की जो है बहुत सुंदर है और बहुत मेहनती है। जब वो उसकी तारीफ करता है,
तो जो रेखा होती है वो कहती है थैंक यू। जब ये दो शब्द अंग्रेजी को बोलती है थैंक यू, तो जो रेखा के माता पिता होते हैं उनका एकदम प्राउड से सीना चौड़ा हो जाता है। वो हर्षवर्धन से कहते हैं बेटा ये मेरी लड़की है, ये 12वीं पास की हुई है, अपने नानी के यहाँ रहकर पढ़ रही थी। अब इसकी नानी गुजर गई हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे ले आए हैं, उसको वहाँ किसके सहारे छोड़ दें। लेकिन ये पढ़ने में बहुत अच्छी थी, बहुत ब्रिलियंट थी, और अब यहाँ आकर हम लोगों का हाथ बटा रही है, मेहनती भी बहुत है। तो कहता है इंटर की हो, किस सब्जेक्ट से की हो, तो जो रेखा होती है कहती है मैं मैथ से की हूँ। जैसे वो कहती है मैथ से की हूँ, हर्षवर्धन का जो चेहरा है वो एकदम लाल पड़ जाता है, वो चौंक जाता है, कहता है मैथ से क्यों, मैथ तो बहुत कठिन सब्जेक्ट है। कहती है जिसके लिए होगा उसके लिए होगा, मेरे लिए कोई कठिन नहीं है, मुझे तो मज़ा आ रहा था उससे। तो कहता है ठीक है, मैं कुछ पूछूं, बताओगे क्या? पूछ। वो कहती है पूछो। कहता है कि पहाड़ा यानी टेबल कितना तक आता है? कहती है मुझे 100 तक आता है। कहता है 10 दुहाई 100 वाला? कहती है नहीं, 100 दुहाई 1000 वाला। कहता है क्या बात है? कहता है जनरली दोस्तों अगर किसी से पूछा जाए कि आपको कितना पहाड़ आता है, वो बोलेगा मुझे 100 तक आता है, तो बोलेगा 80 का, मतलब 90 का सुनाओ, 80 का सुनाओ। लेकिन जो हर्षवर्धन था वो कहता है 800 का सुनाओ, 700 का सुनाओ, ये सब मतलब। तो वो जो थी वो सुनाने लगती है। हर्षवर्धन जो था वो तुरंत अपना मोबाइल निकालता है, मोबाइल में कैलकुलेटर निकालता है, वो कैलकुलेटर करने लगता है। जब वो कैलकुलेटर करता है पूरा जितने उसने सुनाया था एकदम परफेक्ट होता है, तो उसको कुछ भरोसा होता नहीं है सही बोल रही है। फिर वो कहता है इस ईंट का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? तो वो कहती है इस ईंट का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बोल रहे हो, मैं तो आपका भट्ठे का क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप कहें तो मैं इस चिमनी का क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप जिस ऑफिस में बैठते हैं उसका क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप जहाँ पर जिस चारपाई पर सोते हो मैं उसका क्षेत्रफल निकाल दूँ, आप जिसका कहो मैं उसका क्षेत्रफल निकाल के दे दूँ आपको। फिर कुछ सवाल और करता है। उसके बाद जो रेखा के माता पिता होते हैं, जो उसका पिता होता है अक्सर, वो कहता है तो बेटा कैसा, आपको क्या लगा मेरी लड़की पढ़ी लिखी है, कैसा लगा? तो हर्षवर्धन कहता है अंकल क्या बताऊं आपको, आपकी लड़की इतनी जीनियस है कि कोई भी एग्जाम ये ऐसे ही क्लियर कर लेगी, कह भी नहीं सकता मैं। फिर दोस्तों ये बातचीत करके हर्षवर्धन जो था वो अपने ऑफिस में चला जाता है। फिर जब भी उसको टाइम मिलता वो रेखा के पास आ जाता, गपशप मारता और उसके बाद चला जाता। फिर दोस्तों जब वो तीसरे या चौथे दिन आता है तो देखता है वो लड़की आज उस जगह पर नहीं है। जैसे वो देखता है लड़की नहीं है, रेखा नहीं है, वो तुरंत इधर उधर ढूंढने लगता है उसको, लेकिन वो लड़की कहीं नहीं मिलती। फिर उसके बाद जहाँ पर उन लोगों को मड़ई होती है, सोने की जगह, खाने बनाने की जगह, वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर भी बंद था वो मड़ई, वहाँ पर भी वो लोग नहीं थे। दोस्तों वो फिर जाके ऑफिस में बैठ जाता है, पसीने से तरबतर हो जाता है, सोफे पर बैठ जाता है। सोफे बैठने के बाद वो एसी चलाता है, फिर सोचने लगता है लोग गए तो कहाँ गए। दोस्तों 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, देखते देखते लगभग 1 हफ्ते का वक्त बीत जाता है। 1 हफ्ते बाद वो लड़की सुबह सुबह फिर जब हर्षवर्धन ऑफिस आता है, देखता वो एकदम मट्टी सान रही थी, और हर्षवर्धन जैसे उसके पास जाता है कहता है आई कांट बिलीव इट दिस, मतलब कहाँ पे थी तुम, और मैं तुमको कहाँ कितना ढूंढा? तो कहती मैं तो यहीं पे थी, तुम मुझे दिखाई नहीं दे। कहता क्यों बेवकूफ़ बना रही हो, मैं 1 हफ्ते से ढूंढ रहा हूँ, तुम दिखाई नहीं दे रहे हो, बोल रही यहीं पे थी। वो बोलती है नहीं मैं यहीं पे थी। दोस्तों ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं बताना चाहती हो तो मत बताओ। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा दिन होता है, दूसरा दिन हर्षवर्धन जो था वो कहीं चला जाता है और लगभग 2 दिन बाद वहाँ से वापस आता है। 2 दिन बाद वापस आने के बाद जब तीसरे दिन वो ऑफिस आता है और रेखा के पास जाता है तो रेखा जो थी वो एकदम उदास बैठी हुई थी। हर्षवर्धन पूछता है क्या बात है, चेहरे पे इतनी मायूसी क्यों है? तो वो कहती है आपसे क्या मतलब है, वैसे तुम मुझे बताओ तुम गए कहाँ थे?
मैं तो कहता है कि क्या मतलब? वो कहती बता के नहीं गए। तो कहता बता के जाने का क्या मतलब है, किससे क्या बताना, बता के जाऊं या ना जाऊं? कहती ऐसा क्यों बोल रहे हो, कोई आपका इंतजार कर रहा था। तो हर्षवर्धन कहता कौन इंतजार कर रहा था मेरा? कहती है कोई आपके भट्टे का ही कोई मजदूर थी जो आपका इंतजार कर रही थी। कहता है क्या बात है, मेरा इंतजार हो रहा था और मुझे पता ही नहीं। फिर दोस्तों कहता है मेरा इंतजार क्यों हो रहा था? कहती है बस ऐसे ही हो रहा था, समझना है तो समझ लो। फिर जो हर्षवर्धन था वो तुरंत कहता है क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? कहती है हाँ करती हूँ, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको तो कहीं जाना है तो बताना भी नहीं है। कहता है एक हफ्ते जब तुम गायब थी, मैं तुमसे पूछ रहा तब तुमने तो मुझे नहीं बताया था कि तुम कहाँ गई थी। कहती है गई थी, दूसरा भट्ठा था, वहाँ पे कुछ अर्जेंट काम था, वहाँ पे चली गई थी, और उस दिन मैं तुमसे झूठ बोल रही थी, मैं दूसरे भट्ठे पे गई थी। फिर दोस्तों कहता है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और दोस्तों ये दोनों ये कहते कहते एक दूसरे को इस तरह से देखते हैं, और देखते देखते दोनों कब एक दूसरे के गले लग जाते हैं इन दोनों को खुद भी नहीं पता चलता। 10 सेकंड बीत जाता है, 20 सेकंड बीत जाता है, 30 सेकंड बीत जाता है, लेकिन इन दोनों को पता नहीं चलता कि हम दोनों गले लगे हुए हैं। तभी जो रेखा की माँ होती है, ईंट पाथने का वक्त हो गया था, वो उधर से आ रही थी। वो देखती है कि रेखा और जो हर्षवर्धन है वो एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। तो वो कुछ बोले तो बोले कैसे, वो खटपट की आवाज़ करती है ताकि ये लोग समझ जाएं। जैसे वो आवाज़ करती है ये लोग समझ जाते हैं कि कोई आ रहा है, तुरंत एक दूसरे को छोड़ते हैं। इन लोगों को लगा कि हाँ मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि ये दोनों पकड़े गए हैं। दोस्तों तभी जो रेखा की माँ होती है वो हर्षवर्धन से कहती है बेटा इतना धूप में तुम खड़ा होकर क्यों तपिश कर रहे हो, इतना धूप में अच्छा नहीं है, जाके अपने ऑफिस में बैठो। हर्षवर्धन वहाँ से चला जाता है, और उसके जाने के बाद जो रेखा की माँ होती है रेखा को बहुत डांट और फटकार लगाती है। कहती है कि जो तुम कर रही हो ठीक नहीं है, और ये बड़े लोग हैं और इनका कोई बात का ठिकाना नहीं होता है, ये हम जैसे लोगों को यूज करके इसे छोड़ देते हैं, और तुम्हारे साथ भी वही होगा, यूज करेंगे और छोड़ देंगे। और अगर गलती से कहीं ये बात बड़े मालिक तक पहुंच गई तो हम लोगों को इसी भट्टे में झुकवा देंगे, और हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा, हम लोगों को जान से मरवा देंगे। और फिर दोस्तों जो रेखा थी वो फूट फूट कर वहीं पर रोती है, क्योंकि जिस प्यार का अभी शुरुआत ही हुआ था उस प्यार का अंत होने में देर नहीं लगा था। तो रेखा रोती नहीं तो और क्या करती। दोस्तों हर्षवर्धन जो था वो शाम को वहाँ से निकलता है, मार्केट जाता है, और रेखा के लिए 2-3 जोड़ी नए नए कपड़े खरीदता है। और उसके बाद जब दूसरे दिन सुबह आता है तो रेखा के पास तुरंत जाता है और कहता देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। तो जो रेखा थी वो नजरें झुकाए हुए अपने काम में व्यस्त थी, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। तो हर्षवर्धन जो होता कहता क्या हुआ, कल की बात से नाराज हो क्या? कहती है नहीं, लेकिन तुम मेरे पास मत आया करो, कल जो है जो माँ है वो हम लोगों को देख ली थी, और तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत डांट रही थी, और कह रही थी तुम लोग बड़े लोग हो, तुम लोग अगर कुछ भी हो जाएगा तो तुम्हें कुछ हो नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे जो पापा हैं वो हम लोगों को मरवा देंगे, हमारी फैमिली को मरवा देंगे, तो हम लोगों को नहीं मिलना चाहिए, हमारे पास मत आया करो। दोस्तों जो हर्षवर्धन होता है वो जा ही रहा था, तभी रेखा की माँ आ जाती है। वो कहती है बेटा हाथ जोड़ती हूँ, कहो मैं तुम्हारे पैर पड़ूँ, मेरी बिटिया के पीछे मत पड़ो, कहीं बड़े मालिक को पता चल गया तो हम लोगों को इसी भट्टे में झुकवा देंगे। हर्षवर्धन जो था वो अपनी नज़रें नीचे करता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों शाम को जब हर्षवर्धन घर जाता है, घर जाने के बाद खाना खाने बैठता है, तभी अपने पिताजी से कहता है पिताजी एक बात बोलूं? जो राजकिशोर होता है कहते हैं बोलो बेटा, बेझिझक बोलो। कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके जो पिताजी होते हैं कहते हैं मजाक कर रहे हो क्या? कहता है नहीं पिताजी मैं सीरियस कह रहा हूँ, मुझे शादी करनी है। तो कहता है कि कहीं लड़की उड़की देखी है क्या? भाई मुझे इस झमेले में मत डालना, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अपने लिए कहीं लड़की वगैरह देख लेना,
मुझे सिर्फ शादी करनी रहेगी। क्या शादी वादी करने के लिए लड़की देखा है क्या? कहता हाँ, लड़की तो देख रखी है, लेकिन पिताजी लड़की जो है वो थोड़ा पढ़ी लिखी कम है। तो कहता है देखो, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाई लिखा नहीं, बीटेक नहीं करवाया कि तुम किसी अनपढ़ लड़की से शादी कर लो। ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा, हमारा घर में अनपढ़ लड़की नहीं चाहिए। तो कहता नहीं पिताजी, वो पढ़ी लिखी है लेकिन कम पढ़ी लिखी हुई है, लेकिन जितना पढ़ी लिखी है उससे कहीं ज़्यादा उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज, उसकी समझ है। कहता है तो और कोई खूबी है तो वो भी बता दो इस वक्त। कहता है पिताजी, जो लड़की है ना वो अपना भट्ठे पे ही काम करती है। इतना बात सुनते ही जो राजकिशोर होते हैं वो तुरंत अपनी जगह से उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। कहते हैं क्या बात करो, अपने भट्ठे पे काम करती है। तभी जो हर्षवर्धन की माँ होती है वो तुरंत यह बात सुनते ही बाहर निकलती है। कहती मैंने कहा था बेटे को भट्ठे पे मत भेजो, वहाँ पे बंगाल वो यहाँ के लोग काम करने आते हैं, वो जादू टोना जानते हैं। अब हो गया ना, किसी लड़की ने मेरे बेटे को अपने बस में कर लिया जादू टोना करके, अब मेरे बेटे का क्या होगा। हर्ष होता है वो अपनी माँ को चुप करवाता है, जो राजकिशोर होते हैं अपनी पत्नी को चुप करवाते हैं। कहते हैं पहले तुम शांत हो, मुझे बात करने दो। कहते हैं कौन से भट्ठे पे? कहता है जिस ऑफिस में बैठता हूँ वहीं बगल में वो लड़की काम करती है। कहती है अच्छा, सुखदेव की लड़की है क्या? कहते हैं नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लड़की है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही नॉलेज और बहुत ही जीनियस लड़की है वो। तभी जो राजकिशोर होते हैं अपने मुंशी को बुलाते हैं, कहते हैं भट्ठे पे जाओ और जो सुखदेव हैं उनकी बेटी और उनकी पत्नी और सुखदेव को इसी वक्त लिवा करो। मुंशी जो होते हैं वो तुरंत भट्ठे पर जाते हैं और जैसे ही सुखदेव को ये बात कहते हैं उनकी पत्नी जोर जोर से रोने लगती हैं और मुंशी जी के हाथ जोड़ने लगती हैं। कहते हैं मेरी बेटी का कोई गलती नहीं, हम लोगों का इसमें कोई गलती नहीं है, जो उनका बेटा है वही मेरी बेटी के पीछे पड़ा था और मुझे बचा लीजिए मुंशी जी, इसमें हम लोगों की कोई गलती नहीं है। और ना हो तो हम लोग आज रात में ही यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मुझे वहाँ मत ले चलो। जो मुंशी होता है वो कहता है अगर मैं आपको नहीं ले जाऊँगा तो मैं क्या जवाब दूंगा मालिक को, इसलिए तुम लोगों को मुझे लेके जाना ही पड़ेगा और फिलहाल मार नहीं डालेंगे। और तुम्हें क्या, मुझे भी तो कुछ कहेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे सौंपी थी कि देखो मेरा बेटा अभी नया है, उसका ख्याल रखना, तो मुझे भी कुछ ना कुछ सुनने को मिलेगा, तो इतना परेशान मत हो। फिलहाल मुंशी जी जो होते हैं वो तीनों को हर्षवर्धन के घर पर लगभग 11 बजे का वक्त हो रहा था रात में, वो उनके घर पर लेकर आते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है रेखा की माँ, वो तुरंत दौड़ करके राजकिशोर के पैरों में गिर पड़ती है और वो माफ़ी मांगने लगती है। कहती है मेरी बेटी के उसमें कोई गलती नहीं है, आपका लड़का ही मेरी बेटी के पीछे पड़ा था और आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप माफ़ी मांगती हूँ और हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। फिर जो राजकिशोर होते हैं वो सुखदेव से कहते हैं अपनी पत्नी को चुप कराओ, पहले इसको उठाओ। जो सुखदेव होते हैं रेखा के पिताजी, वो अपनी पत्नी को चुप कराते हैं, उठाते हैं। जो राजकिशोर होते हैं वो रेखा को आगे बुलाते हैं, कहते हैं तुम इधर आओ। रेखा जो थी वो आगे बढ़ती है, जाती है, उनके सामने खड़ी होती है और उसके बाद रेखा से पूछते हैं, कहते हैं तुम बताओ कि इसमें गलती किसकी है और सज़ा किसको दी जाए। तो रेखा होती है वो कहती है मालिक इसमें हर्षवर्धन की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, जो भी सज़ा देनी है मुझे दीजिए, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इधर जो हर्षवर्धन था दोस्तों, वो कहता है पिताजी इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है, जो भी सज़ा देनी है मुझे दो। ये बात सुन करके जो राजकिशोर थे वो सारा माजरा समझ जाते हैं। अपनी पत्नी से कहते हैं लड़की सुंदर है या नहीं है। उनकी पत्नी कहती है बहुत सुंदर है। कहते हैं बस यही बात है, लड़की जो है इसी लड़की हमारी बहू बनेगी और इस फाइनल हो गया। राजकिशोर जो सुखदेव होते हैं कहते हैं मालिक मैं कुछ दे नहीं पाऊंगा, बस इतना ही है कि पूरी ज़िंदगी बिना पैसे के आपके यहाँ काम करूँगा। कहते हैं कैसी बात कर रहे हो सुखदेव, हम लोग अब समझे बन गए हैं और बिना पैसे के काम करने की बात कर रहे हो। दोस्तों अब इन दोनों की जो है शादी हो जाती है और ये दोनों खुशी
से अपना जीवन यापन करते हैं। तो कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में रियल स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।